खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब खबर आ रही है कि बीजेपी जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की बात अंतिम दौर में है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेडीयू 110 से 115 सीट पर, बीजेपी 100 से 105 सीटों पर, एलजेपी 25 से 27 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं मांझी अगर एनडीए में आते हैं तो जेडीयू अपने कोटे से सीट देगी। और इन अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीटों को लेकर अभी हाई लेवल पर चर्चा शुरू नहीं हुई है, एनडीए के सभी दल तय कर लेंगे तब इसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसी मसले पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग पुरानी परंपरा के मुताबिक होगी और चुनावी प्रक्रिया से हफ्ते भर पहले फैसला लिया जाएगा। उन्होंने 2010 के आंकड़े को इस बार भी छू लेने की उम्मीद जताई है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर 50-50 का फॉर्मूला बनाया गया है। जिस घटक दल के सहयोगी दल हैं वो उनको अपने कोटे से निपटाएंगे। हालांकि नेता इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उनका यही कहना है कि शीर्ष नेतृत्व सब कुछ आसानी से तय कर लेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन बढ़ाने और नेताओं को शामिल करने की राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन जीतन राम मांझी की एनडीए में दोबारा एंट्री फिलहाल अटकती दिख रही है। दरअसल जीतन राम मांझी ने जेडीयू में शामिल होने को लेकर अपना एक फार्मूला सामने रखा है। मांझी के मुताबिक उनको 9 विधानसभा सीट और 1 एमएलसी की सीट चाहिए। मांझी की दूसरी शर्त है कि अगर 1 एमएलसी की सीट नहीं मिलती है तो उनकी पार्टी को 12 विधानसभा की सीटें चाहिए। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एमएलसी की सीट को लेकर पार्टी में चर्चा कर रहे हैं। अगर 1 एमएलसी की सीट पर बात बन जाती है तो जल्द ही मांझी के गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि जेडीयू जीतन राम मांझी की पार्टी को 12 सीटें देने में असमर्थता जाहिर कर रही है। तो देखना होगा कि क्या ये बात बनती है सीट बंटवारे को लेकर। एमएलसी की एक सीट को लेकर दरअसल बताया जा रहा कि जो डील है वो फिलहाल अटकी हुई है जीतन राम मांझी को लेकर। फिलहाल जेडीयू और मांझी के बीच में जो गठबंधन की बात सामने आ रही थी वो थोड़ा सा अभी थमता हुआ, उसमें पेच फंसता हुआ दिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू दफ्तर को चुनावी होर्डिंग से सजाया गया है। होर्डिंग पर जेडीयू की ओर से विधानसभा चुनाव के नारे लिखे गए हैं। होर्डिंग्स पर लिखा है कि विकसित विकास नीतीश कुमार। इसके अलावा बिहार के नाम, नीतीश के काम और नीतीश में विश्वास, बिहार में विकास। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू इस बार के विधानसभा चुनाव में अलग नारे के साथ मैदान में उतरने वाली थी। पहले जेडीयू ने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया था और अब लालू यादव के शासन को जंगल राज और नीतीश कुमार के राज को मंगल राज बताया था। लेकिन अब जेडीयू को लग रहा है कि 15 साल पहले की बात करके कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए अब सीएम नीतीश कुमार ने 15 साल के कामकाज को आधार बनाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है। तो जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मोड में। हालांकि जेडीयू ही नहीं, सभी पार्टियां बिहार में हम देख रहे हैं चुनावी मोड में पूरी तरह से हैं, चाहे वो गठबंधन की बात करें, चाहे हम एनडीए की बात करें। जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो उसकी तैयारियां कितनी ज़्यादा तेज है। ये होर्डिंग पोस्टर्स आप लगाए गए हैं, देखिए आप। श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ इस वक्त सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, बहुत सारी हैपनिंग बिहार की पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, मांझी और एनडीए के बीच में बताया जा रहा है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को खबर दिखाई कि पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां बिहार कहीं चुनावी मोड में आ चुका है, होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्या इस बार जो नारे हैं वो भी बदले गए हैं?
बिल्कुल, इस बार नारा बदल गया है, विकास पर और सुशासन पर फोकस कर दिया है जेडीयू ने अपना चुनाव। क्योंकि पहले था 15 साल बनाम 15 साल, यानी लालू यादव का 15 साल का जंगल राज, नीतीश कुमार का 15 साल का सुशासन। लेकिन अब ये नारा बदल गया है और नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। और अब नारा है विकास और कानून व्यवस्था, मतलब पूरा चुनाव का थीम ही बदल गया है। अब लगता है जेडीयू को कि 15 साल पहले, यानी 15 साल से जेडीयू की सरकार है, उसके 15 साल पहले तक लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, तो अब पुरानी बात करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार अब अपनी उपलब्धियों पर फोकस कर रहे हैं। उनकी योजना है कि पार्टी के लोग सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं, जनता को बताएं और सुशासन और विकास के नाम पर वोट मांगा जाए। तो जेडीयू का जो पोस्टर बैनर है उससे साफ संकेत मिलता है कि जेडीयू का नारा ही नहीं बदला है, बल्कि जेडीयू का चुनावी मुद्दा भी बदल गया है। तो नीतीश कुमार के फेस पर, चेहरे पर जेडीयू वोट मांगने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए। तो बीजेपी के नेता मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगेंगे और दोनों ही दलों का एजेंडा होगा विकास और सुशासन। बिल्कुल। और सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें, पशुपेश चल रहा है एनडीए में, हम देख रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अंदर से क्या खबर है श्रीकांत? जीतन राम मांझी को लेकर बताया जा रहा है कि एक सीट को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, उनके एनडीए में शामिल होने को लेकर। क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर अभी चुनाव लड़ेगा और किसको कितनी सीटें दी जाएंगी? देखिए, जीतन राम मांझी के बारे में जो खबर चल रही है कि एक एमएलसी की सीट को लेकर पेंच फंस गया है, खबर में दम नहीं है। खबर, अंदर की खबर ये है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा है कि या तो हमें 42 सीटें जो हम लड़ते रहे हैं वो दे दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है और आप नहीं दे सकते तो आप हमको फ्री छोड़ दीजिए। मतलब साफ है कि एलजेपी चाहती है कि केंद्र में मोदी सरकार में बनी रहे और बिहार में अकेले चुनाव लड़े 150 सीटों पर और नीतीश कुमार का जहां भी कैंडिडेट हो उसको हराए। तो चिराग पासवान ने साफ कर दिया है बीजेपी के साथ कि आपके साथ हैं लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। अगर हमको सीटें नहीं मिलेगी तो हमको इजाज़त दीजिए 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का। हम मोदी के गुण गाएंगे और नीतीश कुमार की मुखालफत करेंगे और जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे उनको हराएंगे। तो इसका फ़ायदा तो आरजेडी को मिल जाएगा। तो चिराग पासवान को समझाने की कोशिश हो रही है और मान कर चलिए कि बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ेगा और चिराग पासवान को 2-4 सीटें कम मिल सकती हैं लेकिन ज़्यादा सीटें कम नहीं होंगी। और जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, जीतन राम मांझी के साथ प्रॉब्लम ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी का मर्जर कर लें जेडीयू में, क्योंकि बीजेपी जेडीयू को बराबर सीटों पर लड़ना है तो 102 सीटें मिलेंगी बीजेपी को और जेडीयू को। तो नीतीश कुमार दूसरे दल को कैसे दे सकते हैं 10-12 सीटें? तो चाहते हैं कि उनके दल में जीतन राम मांझी की पार्टी का विलय हो जाए और उन 102 सीटों पर जेडीयू भी लड़े। लेकिन जीतन राम मांझी पार्टी के विलय को लेकर अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो पार्टी का विलय नहीं करना चाहते हैं। वो बतौर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं और 12 सीटें मांग रहे थे, 10 सीटों पर बात पक्की भी हो गई है लेकिन विलय को लेकर पेच फंसा हुआ है और मांझी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, आगे और चर्चा हम करेंगे। श्रीकांत, आप बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर जो खबरें बिहार से आ रही हैं, चुनावी मोड में पूरा बिहार है और इसी साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा दल बदल की राजनीति भी अब बिहार में तेज हो गई है। जेडीयू ने एक बार फिर से आरजेडी को एक बड़ा झटका देते हुए आरजेडी विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को जेडीयू में शामिल कर लिया है। पार्टी कार्यालय में जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने आरजेडी विधायक को जेडीयू में शामिल करवाया। जेडीयू में शामिल होने के बाद आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके विकास से प्रभावित होकर जेडीयू में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने आरजेडी के अभी तक 7 विधायकों और 5 एमएलसी को अपने पाले में कर लिया है। खबर यह भी है कि अभी कई और आरजेडी एमएलए जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और वहीं चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल भेजने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि लालू यादव चारा घोटाले के आरोपी हैं।
ऐसे में लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में रखना सही नहीं है और उन्हें दोबारा जेल शिफ्ट कर दिया जाए। जाहिर है अब इसको लेकर बिहार की सियासत में भी सरगर्मी है। इसी बहाने जेडीयू नेता एक बार फिर से आरजेडी नेता पर हमलावर हैं। जेडीयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने कहा है कि पीआईएल किसने की इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 1998 की बात है जब लालू जेल गए थे, तब गेस्ट हाउस को जेल बना दिया गया था। ललन सिंह ने कहा कि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी लेकिन नहीं सुना गया। जब जेल में सुरक्षा नहीं तो गेस्ट हाउस में कैसे सुरक्षा होगी। ललन सिंह ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार करने में उनको शर्म नहीं आती क्योंकि लालू प्रसाद आदतन भ्रष्टाचारी हैं। आपको बताएं कि हाल ही के दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए रांची के रिम्स में इलाज करवाने वाले लालू यादव से मिलने वालों की संख्या बढ़ गई और आम दिनों में भी लोगों को उनसे मिलने की इजाजत मिल रही है। ऐसे में जेडीयू ने आरोप लगाया है कि सीट बंटवारे से पार्टी चलाने तक सभी काम जेल से ही हो रहे हैं। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को कड़ा फैसला लेना चाहिए। श्रीकांत प्रत्युष लगातार हमारे साथ बने हुए बिहार से। श्रीकांत, पहले तो यह है कि आरजेडी अपने नेताओं को आखिर क्यों नहीं संभाल पा रही है? हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दल बदल की स्थिति चुनाव से पहले होती है। क्या यह गंभीर चिंता का विषय है आरजेडी के लिए, या फिर एक नॉर्मल प्रोसेस जो होता है चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति हम देखते हैं, नेता इस दल से उस दल में जाते हैं, इसको सामान्य माना जाए? दूसरा सवाल, लालू प्रसाद यादव को लेकर जो खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि एक याचिका दोबारा जेल भेजने की डाली गई थी, आरजेडी और जेडीयू में एक बार फिर से इस खबर के बाद घमासान मचा हुआ है। देखिए, इसको सामान्य घटना नहीं कह सकते हैं। अगर जेडीयू से भी विधायक आरजेडी में जाते उतनी ही संख्या में जितने आरजेडी से जेडीयू में आ रहे हैं तो सामान्य घटना मान सकते थे, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक और विधान पार्षद जेडीयू में आ चुके हैं, उससे चिंता बढ़नी चाहिए आरजेडी की। और अब तो शरद यादव के भी जेडीयू में वापस आने की संभावना बढ़ गई है। नीतीश कुमार शरद यादव से बात कर चुके हैं, उनके पार्टी के कई नेता लगातार उनके संपर्क में हैं और भी कई बड़े नेता, रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज चल रहे हैं, उनके भी जेडीयू में शामिल होने की बात कही जा रही है। तो जिस तरह से आरजेडी के विधायक, बड़े नेता जेडीयू में आ रहे हैं तो ये तेजस्वी की चिंता बढ़ाने वाली बात है। और जहाँ तक लालू यादव के रिम्स के डायरेक्टर के बंगले से बिहार में राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर एक याचिका रांची हाईकोर्ट में दायर की गई है और आरोप लगाया गया है कि लालू यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव का सारा काम जेल से ही बैठकर रांची रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में बैठकर कर रहे हैं। तो उनको फिर से जेल भेजे जाने की मांग की गई है। तो लालू यादव एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और चुनाव है, चुनाव में पार्टी के सुप्रीमो से तो लोग मिलने जाएंगे, तो लालू यादव से हर कोई मिलने जा रहा है जिसे टिकट चाहिए और वहाँ पर लंबी लाइन लग रही है। लालू यादव सबसे मिल भी रहे हैं क्योंकि लालू यादव को पता है कि कौन पहलवान चुनावी अखाड़े में विरोधी को मात दे सकता है। तो लालू यादव से मिलने के लिए पटना से लोग जा रहे हैं, बाहर के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, फिल्म के हीरो हैं, हीरोइन हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला है, जेडीयू ने भी हमला बोला है कि लालू यादव जेल में नहीं है बल्कि गेस्ट हाउस में है और वो झारखंड सरकार के अतिथि के रूप में वहाँ पर सुख सुविधा भोग रहे हैं और बिहार की राजनीति कर रहे हैं। तो एक कैदी कैसे राजनीति कर सकता है? कैदी कैसे खुलेआम रोज़ सैकड़ों लोगों से मिल सकता है? और एक कैदी को तो जेल में होना चाहिए, वो रांची रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में क्या कर रहा है? तो इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा असर, अब तो हाई कोर्ट को फैसला लेना है। पहले लालू यादव के खिलाफ ऐसी ही शिकायत थी जब चारा घोटाला में पहली बार वो बीएमपी गेस्ट हाउस में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उनको बेऊर जेल भेज दिया था। पप्पू यादव जेल में रहते हुए घूमते थे चुनाव में, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनको तिहाड़ जेल भेज दिया। तो ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं और बड़े फैसले कोर्ट लेता रहा है। इस बार क्या फैसला लेगा अब तो कोर्ट ही बता पाएगा। बिल्कुल, आप श्रीकांत बने रहेगा, आगे भी और खबरों से अपडेट लेंगे आपसे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पटना के होटल कौटिल्य में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने उन 18 सीटों के नामों की घोषणा की है जिन पर एआईएमआईएम के
उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अख्तरुल इमाम ने इस मौके पर यह कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार विकास विरोधी है और एआईएमआईएम इसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी। आपको बताएं कि इसके पहले पार्टी ने 32 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बाद अब मुस्लिम लीग ने भी अपनी चुनावी ताल ठोक दी है। मुस्लिम लीग ने सीमांचल की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलहाज नईम अख्तर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने केरल में मुसलमानों को 12% आरक्षण का लाभ दिलाया है और उसी तर्ज पर सीमांचल के लोगों को भी लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सीमांचल के मुसलमानों को अब तक उनका राजनीतिक सामाजिक हक पूरी तरह से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मॉडल की बात कर ओवैसी साहब मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाकर सीमांचल की जनता को महज लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग केरल में ऐसा कर चुकी है। मुस्लिम लीग के नेता ने कहा है कि बिहार में केरल मॉडल पर काम जरूरी है। श्रीकांत प्रत्युष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बिहार से। श्रीकांत, एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है क्योंकि सीमांचल की सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब पिछला चुनाव हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था, चाहे पप्पू यादव हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सब ने बहुत सीटें जीतने का दम भरा था, लेकिन नतीजा हम सबके सामने है। एक बार फिर से वो चुनाव में उतरे हैं और कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है एआईएमआईएम की तरफ से? देखिए, एमआईएम का प्रभाव बढ़ रहा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जान लीजिए कि सीमांचल के बहुत ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 50% से लेकर 70% अल्पसंख्यक हैं और उन इलाकों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में एमआईएम का क्रेज बढ़ रहा है। और आज की तारीख में एक एमआईएम का विधायक भी है, वो जीता है उपचुनाव और उसके बाद से एमआईएम के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब उसको लगता है कि बिहार में पांव फैलाने का यही सही समय है। तो सीमांचल में अगर इसी तरह से, जिस तरह से उपचुनाव में अल्पसंख्यकों ने एमआईएम का साथ दिया था, अगर विधानसभा चुनाव में दिया तो बड़ा खेल हो सकता है और ज़्यादा संभावना है कि एमआईएम के साथ पप्पू यादव की पार्टी का अलायंस हो, एमआईएम के साथ अलायंस हो सकता है जीतन राम मांझी का, अगर जेडीयू में नहीं गए, अपनी पार्टी का विलय नहीं किया तो एमआईएम की कोशिश ये है कि दलित मुस्लिम को मिलाकर एक मोर्चा बनाया जाए और सीमांचल के इलाके में जहां 70%, 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, वहां पर जो राजमाइश की जाए। तो मुझे लगता है कि इस बार 150 सीटों पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और ये 150 उम्मीदवार केवल एमआईएम के नहीं होंगे बल्कि जो उसके सहयोगी दल होंगे उसके मेंबर भी होंगे। मुझे लगता है कि अगर 150 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगा सीमांचल में जहां पर अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, तो नुकसान तो सबसे ज़्यादा महागठबंधन को ही होगा। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने और देखना होगा कि परिणाम क्या आते हैं और इस बार जो चुनाव जितनी सीटों पर लड़ा जाता है, जनता उनको कितना समर्थन देती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पाटलिपुत्र के रण में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।